स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में। तेलंगाना के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस है वो होने वाले हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसको हम रायतू बंधु के नाम से जानते हैं, जिसमें फार्मर्स को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। आप देखिए कि उसी रायतू बंधु का जो फंक्शन है जिसमें फार्मर्स को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा रोक दिया गया है। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि वहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है प्रेजेंट समय में एग्जिस्टेंस के अंदर में है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो फेयर प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड की जा सके, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा तेलंगाना गवर्नमेंट का जो स्कीम है रायतू बंधु उसको रोका गया है। अगर हम रायतू बंधु स्कीम के बारे में बात करें तो ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ द, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पीएम किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान नाम का जो स्कीम है, उसी की सिमिलर लाइन के ऊपर हमें आपको जो रायतू बंधु स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है, जिसमें फार्मर्स को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल एड है वो इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है कि जो कम्प्लीटली इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर में कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेशल फेवर ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर के अंदर है तो उसको भी फेवर ना हो। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेन वर्क यही है कि जो फेयर प्लेइंग फील्ड है, जो फेयर प्लेइंग फील्ड है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर हम इसके इनिशियल ईयर्स के बारे में बात करें तो 1960 के समय में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा केरल के अंदर जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उस समय पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही इसको एज ए कन्वेंशन के रूप में वहाँ पे शामिल किया गया। बाद में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया 1962 के समय। उसी के समय से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में है। इसके कुछ कोडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं कि अगर आपका जो वोटिंग का जो डे है, सपोज कीजिए आपका जो वोटिंग का डे है वो 30 नवंबर का दिन है, तो आज जो 28 नवंबर का जो दिन होगा, आज शाम के जो 5 PM है उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वे में मीन्स जिस तरीके से जो मीटिंग की जाती है, पब्लिक को जो एड्रेस किया जाता है, वो उस तरीके का जो कैंपेनिंग है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। आने वाला जो दिन है वो डोर टू डोर कैंपेन का रहेगा। पीसफुली वे में आप डोर टू डोर कैंपेन कीजिए। 30 को यहाँ पे जो पोलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। So this is all the information related to the model code of conduct and स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके अंदर रायतू बंधु स्कीम का जो फंक्शन है उसको रोका गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू फेयर प्लेइंग फील्ड है वो मिल सके। आप देखिए कि 7 जो कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा वर्ल्ड कप आईसीसी क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर में प्रो पाकिस्तान के ऐसे स्लोगन से वो लगाए गए थे। अभी देखिए कि एलिगेशन है कम्प्लीटली, ये जब यहाँ पे प्रूव हो जाएगा उसी के बाद में ये जो केस है वो माना जाएगा। तो यूएपीए के अंडर में उनको चार्ज किया गया है। यूएपीए जो केस है, यूएपीए का जो चार्ज है वो इनके ऊपर लगाया गया है। तो सबसे पहले हम यूएपीए के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम यूएपीए के बारे में बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट है। ये कब एग्जिस्टेंस के अंदर में आया? 1967 के समय फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के थ्रू ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। इसका मेन वर्क क्या था कि जो भी अनलॉफुल एसोसिएशंस हैं उनको यहाँ पे डेजिग्नेट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं कंट्री के अगेंस्ट में। अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनको क्या डिफाइन किया गया है 1967 के समय में? तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके एसोसिएशन या कोई इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ऐसा कुछ एक्ट किया जाए, वर्ड्स के थ्रू या ऐसा कुछ लिखा जाए या यहाँ पे स्पोक किया जाए, रिटर्न किया जाए, सिग्नल के थ्रू, साइन के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कम्प्लीटली अगेंस्ट द कंट्री हो। यहाँ पे ससेशन का जो यहाँ पे टेंडेंसी है उसको प्रमोट करता हो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि ऐसा कुछ एक्टिविटी जो हमारी जो सोर्निटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है उसको डिस्टर्ब करता हो, उन सभी को यहाँ पे बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर में शामिल किया गया। फिर बाद में समय समय पे इस यूएपीए एक्ट को अमेंड भी किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि 2004 के समय इसको अमेंड किया गया। 2004 के समय जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पे शामिल किया गया था यूएपीए एक्ट के अंदर में।
इसके बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट, जिसमें जैसे मोहम्मद को बैन किया गया था, जैसे मोहम्मद नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट एक्टिविटी के थ्रू बैन किया गया यूएपीए एक्ट के थ्रू में। बाद में 2019 के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया और एज ए इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पे टेररिस्ट जो डिक्लेयर करने का जो पावर है उसी यूएपीए एक्ट के थ्रू 2019 के अमेंडमेंट के अंदर में दिया गया। तो यहाँ एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है, हमारा जो नाइबर कंट्री है उसके प्रो पाकिस्तान जो स्लोगन्स हैं वो रेज किए गए हैं, उसी के अगेंस्ट में जो यूएपीए एक्ट है वो यहाँ पे लगाया गया है इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट अगर के रिगार्डिंग में, तो आपको सेडिशन का जो केस है वो भी देखने के लिए मिलता है। सेडिशन का जो केस है वो भी लगाया जाता है, जिसमें देशद्रोह का जो कानून है ये सभी कॉलोनियल एरा के समय के हैं। उस समय में जो एंटी ब्रिटिश जो अथॉरिटी हुआ करता था, जो भी सेंटिमेंट्स रेज किए जाते थे उनको वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो सेडिशन का जो चार्ज है वो लगाया जाता था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आईपीसी का जो सेक्शन 124A है उसके बाद में आपको काफ़ी सारे जो केस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर उसको यहाँ पे लगाया जाए और ऐसा केस जिसके अंदर वो प्रूव हो सके। काफ़ी बार ऐसा गवर्नमेंट्स के द्वारा ये जो चार्ज हैं वो लगा दिए जाएंगे अपने पॉलिटिकल जो बेनिफिट है उसको प्रूव करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनुअल जो ड्रिलिंग है वो यहाँ पे वर्कर्स तक पहुँच चुका है, जो कि सिल्कियारा नाम की जो जगह है। सिल्कियारा नाम की जगह कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर में। उत्तराखंड के अंदर जगह है सिल्कियारा। सपोज कीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसके अंदर उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है, उसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम था, जिसमें टनल है वो बनाना था। वर्कर्स उसके अंदर में कंप्लीटली ट्रैप हो गए हैं। अभी उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, जिसमें मैनुअल ड्रिलिंग के थ्रू वर्कर्स तक नियरली पहुंच चुके हैं। जल्दी उनको रेस्क्यू किया जाएगा। आप देखिए इसके अंदर टाइम क्यों लगा? टाइम का मेन बिहाइंड का रीजन ये है कि वर्कर्स को जो सेफली यहाँ पे रेस्क्यू करना है, सेफली उनको रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो प्रिकॉशंस है उनको यहाँ पे शामिल किया गया। काफ़ी स्लोली और तरीके से उसको यहाँ पे ड्रिलिंग है वो किया गया है। नेक्स्ट आप मशीन्स का भी देखिए कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जो मशीन मंगाने में जो समय लगा उसकी वजह से भी यहाँ पे जो समय है लगा है वर्कर्स को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लास के एक लीडर हैं, ओबीसी के एक लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर में, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि मराठाज को जो कुनबीज का जो स्टेटस देने की बात की गई है ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है, उसको बैन करना चाहिए। अब ये कुनबीज का स्टेटस क्या है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि हमने सितंबर के समय भी इसको डिस्कस किया था, अक्टूबर के समय भी इसको डिस्कस किया था न्यूज़पेपर के अंदर ही। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो सपोज कीजिए ये महाराष्ट्र का मैप है, तो जो मराठवाड़ा का जो रीजन है, जो मराठवाड़ा का जो रीजन है वो आपको यहाँ पे निज़ाम जो हैदराबाद से रूल किया करते थे उसके अंडर में ये देखने के लिए मिलते थे। मराठवाड़ा रीजन के जो मराठाज हैं, आप देखिए कि 17 सितंबर का जो दिन है जिसको मराठा लिबरेशन डे या हैदराबाद इंटीग्रेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा भी इसको सेलिब्रेट किया गया था। 17 सितंबर का जो दिन है, ऑपरेशन जो पोलो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था उस समय में, जिसके थ्रू हैदराबाद को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया गया और निज़ाम को वहाँ से निकाला गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहीं पे ही, तो जो उस समय में जो मराठवाड़ा रीजन के जो मराठाज हुआ करते थे उनको कुनबी का जो स्टेटस है वो हुआ करता था। अब बेसिकली कुनबीज कौन होते हैं? जो फार्मर्स है उनको हम कुनबीज की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। फार्मर्स है या एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है जिनके द्वारा किया जाता है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इस तरीके का एक्टिविटी। तो उन मराठाज को बेसिकली रिजर्वेशन देने के बारे में बात की गई कि उनको कुनबीज का स्टेटस है। 2018 के समय भी इनको रिजर्वेशन दिया गया था। एक तो रिजर्वेशन का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा था कि जो 50% का जो कैपिंग है उसको ये क्रॉस करता था। आप देखिए कि उस समय में ईडब्ल्यूएस का जो केस है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आया था। ईडब्ल्यूएस के केस के बाद में जो अदर 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसको ओपन जो 50% रिजर्वेशन हुआ करता था उसका वायलेशन नहीं माना। उसके बाद में जो रिजर्वेशन है वो जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में उसका जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बेसिक है इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में है, जो 4 दिन का जो यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट शामिल हुआ था उसको 2 डेज एक्सटेंड करने की बात की गई है कि और भी 2 दिन एक्सटेंड किया जाए इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वीपी सिंह के बारे में है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं।
आप देखिए कि वीपी सिंह किस वजह से जाने जाते हैं, इनके द्वारा जो मंडल कमीशन हैं, मंडल कमीशन जो जनता गवर्नमेंट जब पावर के अंदर में आई थी, जनता गवर्नमेंट पावर के अंदर कब आई, इमरजेंसी के बाद में 1978-79 का जो समय है, उस समय में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर आई थी, जिसको हम जनता गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। मोरारजी देसाई हैं उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली। आप देखें कि उसी के बाद में वीपी सिंह है 1989 के अंदर में, आफ्टर द 10 ईयर ऑफ 1978 1989 के समय प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उस जनता गवर्नमेंट के द्वारा बीपी मंडल नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जो बिहार से बिलोंग किया करते थे। तो मंडल कमीशन है वो बनाया गया था कि हमारे कंट्री के अंदर में कुछ ऐसी बैकवर्ड क्लासेज हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिला, जो एग्रीकल्चर कास्ट से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उनके द्वारा कैरी आउट की जाती हैं। तो उसी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में, आर्टिकल 16 का जो 4 है उसके रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे वीपी सिंह के द्वारा। तो अभी उनका जो एक स्टैचू है वो लगाया गया है तमिलनाडु के अंदर में। जो कास्ट सेंसस का जो डिमांड है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई। आप देखिए कि बिहार के द्वारा जो कास्ट सेंसस है उसको कैरी आउट किया गया है। 2011 के समय भी हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको कैरी आउट किया गया था, बट उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा है उसको ही रिलीज किया गया था, कास्ट से रिलेटेड जो डाटा है उसको नहीं रिलीज किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राइट टू प्राइवेसी के बारे में, तो आप देखें कि राइट टू अगर किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पे मैरिज है उसको कैरी आउट किया जाता है तो उसका जो राइट टू प्राइवेसी है उसको ये एक्लिप्स नहीं करता है, उसको ये बेसिकली यहाँ पे फेज आउट नहीं करता है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करें तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है के.एस. पुट्टास्वामी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। के.एस. पुट्टास्वामी केस, आपको ये केसेस के नाम पता होना चाहिए। मेंस के अंदर में, प्रीलिम्स के अंदर तो काफ़ी कम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मेंस में जब भी आप अपना आंसर लिखोगे तो कुछ लॉजिक के साथ में उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करोगे, तो वो सपोर्ट आपका इस तरीके से केसेस के थ्रू ही होगा। के.एस. पुट्टास्वामी केस के थ्रू ये जो एग्जिस्टेंस के अंदर आया राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी को जो यहाँ पे एक्लिप्स है वो नहीं करता है। मैरिज कोई यूनियन है और अगर क्रिएट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। ये बेसिकली आधार एक्ट के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के रिगार्डिंग में ये केस है कम्प्लीटली। तो आप देखिएगा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कभी कभी इन्हीं जो इस तरीके का हेडलाइंस है, हाई कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, उसी के रिगार्डिंग में आपको स्टेटमेंट्स हैं वो दे दिए जाएंगे, चाहे वो एनिमल वेलफेयर के रिगार्डिंग में हो, राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग में हो। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको इनके बारे में प्रॉपर वे से न्यूज़पेपर है उसको आप रीड जरूर से करना स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानसून सेशन के बारे में है, आप देखिए कि मानसून का जो समय था हमारे यहाँ पे, जिसमें हमारा जो हिमालयन एरियाज है उसके अंदर में काफ़ी कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो डिस्ट्रैक्शन का जो एक्टिविटी है, शिमला का चाहे रीजन हो, हिमाचल प्रदेश का रीजन हो। आप देखिए कि जब G20 का मीटिंग होने वाला था तो इनके इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा काफ़ी सारा डिमांड किया गया था कि सेंटर के द्वारा जो रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन है वो देखने के लिए मिला है मानसून के समय में। अब उसी के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है कि मानसून के समय भी जो भी अलार्म बेल है उसको यहाँ पे, अलार्म बेल है बेसिकली हमारे रिगार्डिंग में कि हमको कम्प्लीटली उस वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसको हमें देखना होगा। हमको ये देखना होगा कि पॉपुलेशन का प्रेशर है वो तो वहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा। जो हमारा टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, टूरिज्म के अंदर जो टू मच पीपल्स का वहाँ पे मूव करना, बार बार वहाँ पे जाना, तो पॉपुलेशन प्रेशर है वो भी एक रीजन तो नहीं है, क्या उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अंदर में हमारा आप देखें कि जो हिमालयन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, हमारा हिमालयन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। और उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, क्या उस पैनल के द्वारा कम्प्लीटली एग्जामिन किया जाएगा हमारे हिमालयन सिस्टम को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव में है, आप देखिए कि एक तो एडिटोरियल M.K. नारायण सर का एडिटोरियल था, हमारे जो पहले सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे। तो M.K. नारायण सर का जो एडिटोरियल है जिसके अंदर प्रेजेंटली जो ग्लोबल वे में जो भी थ्रेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि वो काफ़ी कॉमन है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी रीजन्स के अंदर में जिस तरीके का यहाँ पे एक्टिविटीज़ कैरी आउट की गई हैं हर एक रीजन में जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में उनके द्वारा डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज करने के बारे में बात की गई है, तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको 3 टाइप के जो मेन फंक्शंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है जिसके अंदर हम स्टेट्स और सेंटर स्टेट के बीच में जो भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको हम देखते हैं। क्या स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे एक होमवर्क है, ये काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप होमवर्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आप देखिए होमवर्क ये है क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर में कोई भी वाटर का जो कन्फ्लिक्ट है, पानी का जो कन्फ्लिक्ट है, जैसे कावेरी का कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी रिवर का कन्फ्लिक्ट हो, क्या उसको भी ऐड किया गया है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में, ये आप होमवर्क के अंदर में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप अपना जुडिशरी का चैप्टर ओपन करना, जो भी बुक आप पॉलिटिकली रीड करते हो उसके अंदर आप जाके देखना क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो किसी भी केस के रिगार्डिंग में, या स्टेट स्टेट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, इसके अलावा आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका भी वायलेशन होता है, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपील कर सकते हो, जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर में, उसको भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि आप देखिए कि हमारा जो कोर्ट का जो प्रोसेस है उसके थ्रू पहले आप लोकल कोर्ट के अंदर, फिर हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हो, उसको अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर माना गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की गई है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो कि आर्टिकल 143 के अंडर में है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी एडवाइस है वो मांगी जाए सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बेंच का साइज के बारे में बात करें तो वो कम्प्लीटली सीजीआई के द्वारा डिफाइन किया जाता है, सीजीआई के द्वारा उसको डिसाइड किया जाता है, क्योंकि सीजीआई को हम मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप से जानते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में उन्हीं के द्वारा जो बेंच का जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड किया जाता है, कौन सा केस किसको रेफर किया जाएगा वो भी सीजीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ही इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर। आर्टिकल 124 का 1 क्लोज है उसके अंदर ये डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज के बारे में, तो जो हमारा आर्टिकल 145 का जो क्लोज 3 है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर में आप देखिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है उससे रिलेटेड जो केसेज हैं उनको डील किया जाता है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम 5 जज होने चाहिए, 7 जज हो सकते हैं, 9 जज हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा डील किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में हमारे जो जजेस का जो स्ट्रेंथ है वो 34 है। 34 टोटल नंबर ऑफ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और जो केसेस जो पेंडिंग है वो 79,000 के आसपास जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अब ये टू मच केसेस क्यों पेंडिंग है? आप देखिए कि एक तो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन एक इसका मेन रीजन है, क्योंकि अपील के थ्रू जो यहाँ पे लोग हैं वो अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो प्रेजेंट समय की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक्चर को चेंज करने का ज़रूरत है, ये राइटर के द्वारा कहा गया है। इसको यहाँ पे बाइफरकेट करने का ज़रूरत है, ये एक साइड में यहाँ पे कम्प्लीटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको डील किया जाए, एक साइड में जो लीगल जो केसेस हैं उनको डील करने का ज़रूरत है। अब ये समय समय पे अलग अलग जो कमीशंस हैं उनके द्वारा कहा गया, जैसे कि हम 10th लॉ कमीशन के बारे में बात करें। 10th जो लॉ कमीशन है, 10th लॉ कमीशन के द्वारा 1984 के समय कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और जो लीगल बेंच है उसको सेपरेट करने का समय आ चुका है, दोनों को अलग अलग केसेस के द्वारा डील किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केसेस हैं उनको डील किया जाए वहाँ पे। उसके बाद में आप देखें कि 11th जो यहाँ पे लॉ कमीशन एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, उनके द्वारा भी यहाँ पे डिवाइड करने की बात की गई थी। इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि 11th लॉ कमीशन के द्वारा कि बेसिकली ऐसे हाई कोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो प्लेस है उसके पास में उनका लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन उनके पास में है, जैसे कि पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, कोई भी हाई कोर्ट जिनका दिल्ली के पास में लोकेशन है, उनके मोर केसेस आपको अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में बात की गई कि हमें नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो बेसिकली यहाँ पे 1986 के समय बिहार लीगल सोसाइटी वर्सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस के अंदर भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन के रिगार्डिंग में
नेशनल कोर्ट ऑफ अपील है उसको इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। अब देखिए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का बेसिक मोटिव यही था कि हमारा जो कोर्ट है वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 के थ्रू, आर्टिकल 130 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर होगा। इसके रीजनल बेंच बनाने के बारे में बात की गई थी कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है उसको डील किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट नंबर 229 है उसके अंदर भी 4 रीजनल ब्रांच है उसके बारे में बात की गई। ये हमारे कॉलोनियल एरा के समय भी आपको देखने के लिए मिलता है। 1861 का जो हाई कोर्ट एक्ट है जिसके अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट किया गया तो उस समय हमारे 3 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे अलग अलग पार्ट के अंदर में। उसके बाद में आप देखें कि ये 1935 का एक्ट है, इसको यहाँ पे प्रीवियस काउंसिल के थ्रू इसको ऐड किया गया 2 डेज बिफोर द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट के अंदर में आए 24 जनवरी 1950 के दिन में। 30 लाख यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम बात करें वर्क रिलेटेड जो एक्सीडेंट रिलेटेड जो केसेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो टू मच जो अपील के जो केसेस हैं वो यहाँ पे हैं, उनको डील करने के रिगार्डिंग में इसको चेंज करने की बात की गई है कि अपील का जो केसेस हैं जो यहाँ पे लीगल प्रोसेस से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको, और यहाँ पे प्रेजेंट समय में हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज हैं उनको सेपरेट करने का ज़रूरत है, समय है आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रिजर्वेशन के परस्पेक्टिव में जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये 30 लाख मैंने यहाँ पे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी है अभी प्रेजेंटली 30 लाख का नहीं है। जो केसेस पेंडिंग है 79 के आसपास के 79,000 के आसपास जो मिस्टेक से बोल दिया गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप देखें कि तमिलनाडु के अंदर में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुआ करते थे। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत सर, उनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर डेथ हुआ था स्टूडेंट्स। आप देखिए कि तमिलनाडु का एक रीजन है जहाँ पे हमारा जो डिफेंस का जो स्टाफ कॉलेज है वो सिचुएटेड है जिसको हम वेलिंगटन के नाम से जानते हैं। आप देखिए वेलिंगटन आपको ये जो सिटी है ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक सिटी इसी नाम से सिमिलर न्यूजीलैंड के अंदर भी सिचुएटेड है। तो वेलिंगटन के अंदर में जो वहाँ पे उनका डेथ हुआ तो डेथ के रिगार्डिंग में जो भी इन्वेस्टिगेशंस को कैरी आउट करना था वो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन यही है कि लास्ट समय में जो बैड वेदर की वजह से उनका यहाँ पे जो डेथ है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीडीएस के बारे में तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सीडीएस का जो पोस्ट है 1999 के समय में जो पोस्ट कारगिल वॉर के समय जो कमेटी बनी थी के सुब्रमण्यम का लीडरशिप के अंदर में, चाहे के सुब्रमण्यम कमेटी हो या अलग अलग जो कमेटीज बनी है डिफेंस रिफॉर्म के रिगार्डिंग में उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था। 2020 के समय में हमारे जो जनरल बिपिन रावत सर हैं उनको फर्स्ट सीडीएस बनाया गया। ये फर्स्ट एडवाइजर होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा इनको कंसल्ट किया जाएगा कोई भी वॉर का सिचुएशन है वो किसी भी डिफिकल्टी के अंदर में। आप देखिए कि हमारे डिफेंस के जो 3 विंग हैं तीनों विंग्स के जो लीडर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाए। तो कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में 1 यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट एडवाइजर होंगे यहाँ पे गवर्नमेंट को उस कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन के समय में। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है वो इनके द्वारा हेड किया जाएगा, उसके एज ए सेक्रेटरी के रूप में ये काम करेंगे। प्रेजेंट समय में हमारे जो यहाँ पे सीडीएस है उनको हम अनिल चौहान सर के रूप से जानते हैं, वो हमारे सीडीएस है। फर्स्ट सीडीएस हमारे जनरल बिपिन रावत सर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा के अंदर जो फार्मर्स है वो यहाँ पे अपनी डिमांड के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में बैठे हैं स्टूडेंट, तो उनका डिफरेंट अलग अलग डिमांड्स हैं। कुछ एमएसपी के रिगार्डिंग में है, कहीं पे एमएसपी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में है, तो अलग अलग जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में फार्मर्स जो हैं पंजाब हरियाणा के रीजन के जो यहाँ पे दोबारा से एक प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। आप देखिए प्रोटेस्ट करना बेसिकली अधिकार है, फार्मर्स का फंडामेंटल राइट भी है, और इनका एक पॉजिटिव चीज़ के अगर हम बात करें फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में, आप देखिए कि 2020 के समय इनके द्वारा दिल्ली के आसपास का जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर ये प्रोटेस्ट किए थे। 2020 से लेकर 2021 का जो समय है उस तक काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट रहा था, काफ़ी पीसफुल। इवन आप देखिए कि गांधी जी के जो टूल्स हैं ना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, नॉन वायलेंस है, वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। गांधी जी के द्वारा भी आप देखिए कि चोरा चोरी इंसिडेंट है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम उनके द्वारा क्या किया गया, फर्स्ट टाइम उनके द्वारा जो अपना मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया गया था। उसके बिहाइंड का रीजन क्या था कि उस समय में जो वायलेंस है वो कर दिया गया था। चोरा चोरी नाम के जो जगह है गोरखपुर के पास में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है वो जगह, वहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली कुछ लोगों के द्वारा पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो गांधी जी को लगा कि अब वायलेंस का अगर एंटर करता है किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर में
तो उस समय में आप देखिए कि पुलिस के पास में एक मौका है आपके मूवमेंट को सप्रेस करने के रिगार्डिंग में। अगर फार्मर्स के उस प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो उस समय भी आप देखिए कि एक एक पॉइंट ऐसा आया था 26 जनवरी का, जिसमें फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था दिल्ली के जो इंटीरियर रीजन्स हैं उनके अंदर में, और उनके द्वारा कुछ फ्लैग है उसको रिमूव किया गया, अपना जो फ्लैग है उनके द्वारा लगाया गया था, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। उस 26 जनवरी के अलावा कंप्लीटली जो मूवमेंट है वो वहाँ पे पीसफुल रहा था दिल्ली की बॉर्डर एरियाज़ के अंदर में। और गवर्नमेंट को आप देखिए कि उनके जो 3 जो कानून थे कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग में, उसको गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉ करना पड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सर्वे को यहाँ पे करने के बारे में बात की गई है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज की रिगार्डिंग में है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है त्रिपुरा के रिगार्डिंग में, जब वहाँ पे इंडिया का पार्टीशन हुआ तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे बेसिकली ये बेसिकली बाउंड्री है जो सेपरेट करती है ईस्टर्न पाकिस्तान को और त्रिपुरा के रीजन को। तो त्रिपुरा को जो सेपरेट करती है वहाँ का बॉर्डर एरियाज के अंदर जो रहा करते थे उनके द्वारा अपना जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सचेंज किया गया। सपोज कीजिए ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज थे या दूसरा कम्युनिटी के रिलेटेड जो पर्सन है जो माइग्रेट किए इंडिया के लिए, और यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन है जो माइग्रेट करके गए ईस्टर्न पाकिस्तान के रिगार्डिंग में, तो उन्हीं का जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज है उसके रिगार्डिंग में जो सर्वे है उसको कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे केसेज को क्लब करने की रिगार्डिंग में, जो एफआईआर को क्लब करने की रिगार्डिंग में उसको रिजेक्ट किया गया है। एक पेटिशनर है, पेटिशनर के द्वारा आर्टिकल 142 के थ्रू जो उसको कंप्लीट जस्टिस है वो प्रोवाइड करने की बात की गई कि मुझे कंप्लीट जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाए। अलग अलग जो स्टेट्स के अंदर में जो एफआईआर उनके अगेंस्ट में लगी हुई है उन एफआईआर्स को क्लब करने के रिगार्डिंग में उनका एक पेटिशन था जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करने के बिहाइंड में ये कहा गया कि आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच कीजिए और सभी हाई कोर्ट्स को ये पेटिशन दीजिए जिसमें आपके केसेस फाइल हैं कि हमारी मेरी जो बेसिकली सभी जो एफआईआर्स हैं उनको क्लब कर दिया जाए और एक तरीके से उनका जो सुनवाई है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइटनिंग के बारे में है, 27 जो फार्मर्स हैं 27 जो पर्सन हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। प्रेजेंट समय में गुजरात के अंदर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने रीड किया होगा, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि आप देखिए कि विंटर के समय में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी से अपना मॉइस्चर गेन करते हैं उनको, उसकी वजह से जो बारिश होती है जो रबी की जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी है, तो उसकी वहाँ पे लाइटनिंग होने की वजह से फार्मर्स का कुछ लोगों का डेथ हुआ है। आप देखें कि जब भी लाइटनिंग का सिचुएशन हो पेड़ के नीचे मत जाना, कोई भी ट्री है उसके अंडर में आप मत जाना, ये आप कोशिश करना ट्राई करना उस समय में, क्योंकि वो लाइटनिंग है जो मैक्सिमम यहाँ पे जो अर्थ एक सिचुएशन है, एक अर्थ जो बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में वो वहाँ पे क्रिएट होता है अगर आप ट्री के नीचे अंडर में अगर आप बैठे हुए हो उस समय में। तो मैक्सिमम फार्मर्स के द्वारा क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फार्मर्स के द्वारा अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर वो वर्क कर रहे हैं और उस समय में यहाँ पे बारिश होती है तो उस समय अपना जो पेड़ है उसी के अंडर में वो अपने आप को कवर करेंगे और उसी वजह से काफ़ी सारे ऐसे जो डेथ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ये यहाँ पे जो टेम्पल है राजकोट में है, ये टेम्पल है राजकोट सिटी है गुजरात के अंदर में, उसको दिखाया गया है लाइटनिंग की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनिक्वलिटी और करप्शन को डील करने की रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात की गई है हमारी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे चंद्रयान मिशन के बारे में, तो हमारे जो इसरो के जो चीफ हैं उनके द्वारा चंद्रयान 3rd मिशन हमारा क्यों सक्सेसफुल रहा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि आने वाले समय में हमको स्पेस स्टेशन है वो कब डेवलप करना है, किसको एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करना है, हमारा जो मिशंस है जो सेंड करने किए जाते हैं उसके बारे में उन्होंने एक एड्रेस के अंदर में ये बताया कि इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय में उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि सिल्कियारा नाम की जो जगह है कहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में 41 वर्कर्स हमारे वहाँ पे ट्रैप हुए हैं। उसके बाद में कंटिन्यूस एक डिमांड है वो चली है कि आईएलओ का जो कन्वेंशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के रिगार्डिंग का जो कन्वेंशन है वो इंडिया के द्वारा यहाँ पे रेटिफाई किया जाए, ऐसा जो डिमांड है वो चला है कि इंडिया के द्वारा आईएलओ का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया जाए। तो अगर हम वर्क रिलेटेड जो डेथ है उनके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 30 लाख के आसपास जो एनुअली साउथ एशिया का जो रीजन है उसके अंदर 30 लाख के आसपास जो एनुअली एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं वर्क रिलेटेड, वर्किंग प्रोसेस के अंदर ही। तो सेफ जो हमारा जो वर्किंग प्लेस है वो सेफ होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में ये कंसर्न्स है उसको रेज करता है। इसी वजह से आईएलओ का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई करने की बात की जाती है जो इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है। आईएलओ का कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का कन्वेंशन है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात की गई है कि हमारे यहाँ पे मोर देन 50 आवर्स, मोर देन 55 आवर्स का जो वर्किंग यहाँ पे शेड्यूल है वो भी एक रीजन है हमारे यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस है उसके अंदर में डिक्लाइन होना, इसके जो एक्सीडेंट्स है वो सामने आना, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे जो रिलैक्स का जो समय है वो नहीं दिया जाता है, टू मच वर्क इंटेंसिव है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग क्लास के जो मूवमेंट्स है उसको जब आप रीड करोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, तो पहले तो आप देखिए कि जब कॉलोनियल एरा के समय में हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी रिलैक्स का जो डे है, जैसे संडे का जो डे है वो रिलैक्स का जो डे होता है वो भी नहीं दिया जाता था उस समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कि कैसे हम जो सेफ्टी नेट है उसको स्ट्रेंथन करें जिससे कि वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो और बेटर वे में कोई भी ऐसे एक्सीडेंट्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिले। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में भी पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें वर्क्स का जो डेथ है, कभी बॉयलर का यहाँ पे ब्लास्ट होना, कभी कुछ ना कुछ ब्लास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर में। तो उसकी वजह से भी आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी को प्रमोट करने का ज़रूरत है। रसिया यूक्रेन के एरिया के अंदर काफ़ी सारा बारिश हुआ है तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके अलावा आप देखें कि न्यूजीलैंड का जो वेलिंगटन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, वहाँ के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो पावर के अंदर में आएंगे, उनके द्वारा जो ओथ है वो लिया जाएगा। यहाँ पे जो COP28 का मीटिंग है UNFCCC का दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, जिसके अंदर में US के जो प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ट्रूस के बारे में बात की गई है कि जो यहाँ पे सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया तो उसको 1 डे एक्सटेंड करने की बात की गई। इसराइल और हमास का जो यहाँ पे बेसिकली सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ, होस्टेज का जो रिलीज है वो भी किया गया है। तो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको बार बार रिवाइज जरूर से करना। लाइटनिंग के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, हमने जुलाई अगस्त के समय एक बार रीड किया था स्टूडेंट्स कि लाइटनिंग को बेसिकली डिजास्टर के अंदर में नहीं ऐड किया जाता है। आप देखिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके थ्रू यहाँ पे जो फंड है वो अवेलेबल किया जाता, बट वहाँ पे फार्मर्स का काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ था मानसून पीरियड के समय भी लाइटनिंग की वजह से। तो उस समय में जो लाइटनिंग है उसको यहाँ पे ऐड करने की बात की गई थी, एक क्वेश्चन भी रेज किया गया था लोकसभा के अंदर में जिसका आंसर ये आया था कि लाइटनिंग को हम डिजास्टर के रूप में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए लाइटनिंग की वजह से जो भी डेथ होता है उनको यहाँ पे जो कंपनसेशन है डिजास्टर एक्ट के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द today's newspaper. Thank you very much.